वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। देखो आज जो आपका एचसीएस का प्रीलिम्स हुआ है ना। अब पेपर तो हो गया है। उसके आगे क्या करना है मैं आज वो डिस्कस करूंगा, मेंस को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है। और हमारे साथ धीरज सर आईएफएस वो भी हैं, है ना, तो सर भी आपको इंसाइट्स देंगे। सर ने भी लगातार मेंस लिखे हैं एचसीएस के भी, है ना, यूपीएससी के भी इंटरव्यू दिए हैं, फिर फाइनल सेलेक्ट भी हो गए। तो हमारा क्या आइडिया है कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए जो आने वाला टाइम है आपका, है ना, या जिनका क्लियर भी नहीं हुआ है उनको भी क्या करना चाहिए, तो पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। धीरज सर वेलकम। थैंक यू विनय, थैंक यू यार। तो पहले मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा, है ना, देन धीरज सर विल टेक ओवर, और उसके बाद लास्ट में जो आपकी क्वेरीज है फिर सर और मैं इंडिविजुअली आपकी वो भी एड्रेस कर लेंगे उस चीज को। तो आई शेल स्टार्ट द सेशंस। कैमरा बंद कर। स्क्रीन देखना है, विजिबल है? हाँ जी सर। ओके फाइन। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं एचसीएस का जो प्रीलिम्स आपका हो गया है ना। तो अगेन जो हो गया है ठीक है ओवर, उसके बारे में एक लेंदी डिस्कशन अभी करने का कोई फायदा नहीं है। वो तो हो चुका है। नो डाउट जो पेपर था आपका दैट वाज डिफिकल्ट, डिफरेंट, ये मैं हमेशा बोलता ही हूँ, और ये है ही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, है ना। तो ये हमेशा डिफरेंट और डिफिकल्ट तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगेन उसमें से भी हम डिस्कस जो कर रहे थे टीम से और पेपर भी हमने देखा है, तो यही बात है, जो आपकी कट ऑफ होती है ना, कट ऑफ भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो जो कट ऑफ होती है अगर पेपर डिफिकल्ट और डिफरेंट आ रहा है, बच्चे पढ़ते वही है सारी चीजें, अब वो कट ऑफ कम हो जाएगी। तो आपको अपने लेवल पे जो रिलेटिवली बाकी बच्चों से अच्छा परफॉर्म करना होता है, यानी कि एग्जाम में जो मैं हमेशा बात करते हैं काम रह के आराम से पेपर जो भी आपने पढ़ा है उसको भी मैनेज कर लोगे ढंग से, तो 20-30 क्वेश्चन तो मैं मानता हूँ बहुत डिफिकल्ट आते हैं, उनको छोड़ दो, वो कट ऑफ भी डिसाइड नहीं करेंगे। बाकी जो 50-60 क्वेश्चन जो मैनेज हो रहे थे, अगर उनको भी ढंग से किया जाए, सिली मिस्टेक ना की जाए, तो जो कट ऑफ है जो सब बच्चे उनको तो लेने ही है, मान लो 1500 से 1800 बच्चे जो लेने हैं, तो उनमें आपका नंबर आ सकता है। पहली बात तो ये है, मैं फिर कह रहा हूँ कि पेपर इजी नहीं था, मैं ही नहीं कह रहा, लेकिन हाँ उसको मैनेज करने का एक तरीका होता है, जिसने किया होगा उसका हो जाएगा। ठीक है। अगेन बहुत लेंदी था, ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग थे, है ना, तो दिक्कतें हैं ये पेपर की, वो सभी के साथ है, आपके साथ किसी के साथ नहीं है, सभी के साथ है वो दिक्कतें। ठीक है। इवन मान लो हिस्ट्री में भी पर्टिकुलर रूलर्स पे उनकी डीप नॉलेज रिक्वायर्ड थी, ये सब तो पेपर का नेचर है, उसने जो किया, हमें कैसे अटेम्प्ट करना था दैट वाज द पार्ट। अब अगर कट ऑफ की बात करें तो लास्ट टाइम जो बताया तो नहीं ऑफिशियली, पर अराउंड 58 to 60 गई होगी लास्ट ईयर की कट ऑफ जनरल कैटेगरी। ठीक है। ईडब्ल्यूएस 3-4 नंबर कम, है ना, ओबीसी के अराउंड 1-2 नंबर बस, ठीक है, तो यह लगभग सेम ही रहती है। और इस बार जहां तक हमें लग रहा है, तो मेरे हमारे अकॉर्डिंग टीम के अकॉर्डिंग, और हमें लगता है जो मुझे, तो 50 to 52 इस बार कट ऑफ जा सकती है, 52। ठीक है। अब जिनको लग रहा है कि ठीक है इस रेंज में है, अभी कुछ नहीं पता क्योंकि आंसर की भी आगे ऑफिशियल उसमें भी कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, तो वो आप अभी डिसाइड मत करो कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है प्री, नहीं तो आपका ये टाइम है ये बड़ा खराब हो जाएगा आने वाला, है ना। तो ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा जो आसपास है वो मानो कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई आंसर की में भी थोड़े डाउट लग रहे हैं क्वेश्चन के, वो भी कुछ चेंज होंगे, है ना। तो उसके बाद ही, लेकिन एक अराउंड 50 to 52 हमने एक एस्टिमेट किया, तो प्रीलिम्स हो गया ओवर। ठीक है। करंट अफेयर भी मानते डरो डायरेक्ट नहीं थे, 2-3 साल का कंटेम्प्रेरी है, कुछ इंस्टीट्यूशंस पूछे हुए थे ऐसे, है ना, कि जो मतलब कि इंस्टीट्यूशंस हो गए और रिपोर्ट्स हो गई उनकी भी डीप, पर इनसे हम मेंस का कुछ चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और मेंस के आपने अगर पास्ट से ट्रेंड भी देखा हो, हम तो हर साल एनालाइज करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं मेंस का, तो आप ये देखो जो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है ना, हरियाणा में जो चेंज आ रहा है थोड़ा बहुत, वो ये आ रहा है कि अगेन दे आर फोकसिंग ऑन 2 to 3 years ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये बात होती है।
तो इसमें भी इंस्टीट्यूशन जो रिपोर्ट्स हैं, मतलब वो काफी ऐसा नहीं कि आपने सुनी नहीं होंगी रिपोर्ट, हाँ वो मे बी इस साल न्यूज में ना हो, लेकिन वो 2-3 साल से कई न्यूज में होगी, उनकी इंपॉर्टेंट और डीप फाइंडिंग्स पूछी हुई है। ऐसे ही लोग मेंस में करते हैं। ठीक, कोई इंस्टीट्यूशन हो गई, कोई रिपोर्ट होगी, उनकी मेन चीजें, जीएसटी मान लो मेजर है, हर साल न्यूज में रहता है, तो उससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे कौन से टॉपिक्स हैं। तो अब प्री अब हो गया है, अब नेक्स्ट स्टेप जाते हैं मेंस की तरफ। तो अगेन सबसे पहले देखो, जो मेन बात है आपकी, आप मेंस को लाइटली नहीं ले सकते बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका जो कंपटीशन है वो किसके साथ है। ये आपको रियलिटी चेक देगा। भाई आप फर्स्ट टाइम उठ के आ गए हो, ऐसे थोड़ी है फिर, किस लोगों के साथ आप कॉम्पीट कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लग रहा है आपको, ठीक है, किसके साथ हो कंपटीशन, जो ऑलरेडी मेंस लिख चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे काफी बच्चे होंगे जो एचसीएस का, यूपीएससी का ऑलरेडी मेंस लिख चुके हैं, वो आपके साथ है। कुछ ऐसे होंगे जो मेंस लिख चुके हैं और क्वालिफाई करके, है ना, मान लो ये तो क्वालिफाई करके मेंस और इंटरव्यू दे दिया इन्होंने यूपीएससी का या बाकी स्टेट पीसीएस का। कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मेंस लिखा है पर क्वालिफाई नहीं किया, पर उनको एक्सपीरियंस तो हो गया मेंस लिखने का। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी उन्होंने लगाई होगी, तो वो ऑलरेडी उस लेवल पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो एचसीएस में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, तो इस लेवल का आपके साथ कंपटीशन होने वाला है। जो भी बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, तो उनको इन लोगों के साथ कॉम्पीट करना है, जो अभी आपके लिमिटेड 121 सीट्स हैं उसके लिए। ठीक है, तो अगेन कंपटीशन फियर्स होगा, उसको उसी तरीके से डील करना है, लाइटली कुछ नहीं लेना। ठीक है, तो एक तो पहली बात तो क्या है, फियर्स कंपटीशन है, मैंने आपको एनालाइज करवा दिया। ऐसे और कैटेगरीज बना सकते हैं हम जो बाकी स्टेट्स में सिलेक्टेड है, लेकिन मैं अगेन बता रहा हूँ ग्रेविटी बहुत हाई है कंपटीशन की। और सेकंड जो चीज है जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, टाइम इज वेरी लेस। अभी 2-3 दिन आप रिजल्ट में लगा दोगे, आएगा, फिर 1-2 दिन किसी को वैसे काम हो जाता है। तो मैं एक रफली मांग रहा हूँ कि अराउंड 40 डेज हैं आपके पास। अब उन 40 डेज में आपको चार मेजर चीजें करनी है। जीएस 200 मार्क्स, ऑप्शनल 200 मार्क्स, ये 100 मार्क्स की। तो चार चीजें, 40 दिन, इफेक्टिवली 10 दिन भी नहीं बचे, प्लस में इसके साथ आंसर राइटिंग भी करनी है। तो टाइम बहुत कम है, कॉन्स्टेंट यही है हमारे पास, फियर्स कंपटीशन एंड टाइम आपके पास कम है। अब बात है ये, तो अगेन देखो, मैंने आपको प्री से पहले भी ये बात बताई थी, पेपर डिफिकल्ट और डिफरेंट आएगा, है ना। अब उसको मैनेज कैसे करना है, उसमें वर्ड यूज किया था मैंने, कामनेस, है ना, और ईक्यू। जो भी आपने पढ़ा है उसको काम रह के, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के, पेपर में बोगल डाउन नहीं होना था आपको। ठीक है, सभी के लिए डिफिकल्ट था। यहाँ पे जो कीवर्ड यूज करूंगा मैं, वो बार बार यूज करूंगा, आंसर राइटिंग का। तो हर एक पेपर का उसका नेचर समझ लो, स्टेज ऑफ एग्जाम की, और उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा ये इसका नेचर है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करूंगा, ना कि जो मुझे प्रिपेयर करना है वो नहीं, एग्जाम की नीड के अकॉर्डिंग। अब हम नीड आइडेंटिफाई कर ली हमने, अभी कंपटीशन है बहुत ज्यादा, टाइम कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाएंगे। तो देखो प्लान क्या कहता है, व्हाट टू डू, सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिकली मैंने आपके लिए अरेंज कर रखा है। आगे मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आगे दिखाऊंगा आपको। चीजें सब अरेंज्ड हैं, और यही प्री में किया था मैंने, क्रैश कोर्स जब कराया था, चीजें सब अरेंज करके दे दी थी आपको। बस आपको वो अपना, उसको क्या कहते हैं, घोटना है, पीना है, रटना है, समझना है, और उसको एग्जाम में अप्लाई करना है। सेम मेंस के साथ करने वाला हूँ, वही सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सब हो जाएगा, बस आपको उसको समझना है, उसको अप्लाई करके आना है। अगेन एब्सोल्यूट कुछ नहीं होएगा कि 100% मेरे उससे आ जाएंगे, लेकिन हाँ बाकी बच्चों से परफॉर्म करके आओगे बढ़िया, और क्वालिफाई कर लोगे, ये बात है मेन तो। अब देखो, व्हाट टू डू, दो काम करने हैं हमें, है ना। पहला काम क्या है, कंटेंट बिल्डिंग फॉर डायनामिक टॉपिक्स। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखना कभी भी एचएससीएस के ना, तो उसमें दो टाइप से मैं सब्जेक्ट को डिवाइड करता हूँ। एक होता है स्टैटिक, स्टैटिक में जैसे मान लो हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, ये तीन मैं स्टैटिक में मान लेता हूँ। उनमें क्या करना है, पहले जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं वो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो स्टैटिक टॉपिक आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, जैसे हिस्ट्री है। अब उसमें मान लो कि प्री में इतना पढ़ा है, रूलर्स, ट्रेवलर्स, अब वो एग्जाम्पल की तरह फाइनली यूज होंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857, एनसीएम, ये सब पढ़ चुके हो आप। कुछ डायग्राम स्वायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हो, वो सीधा काम आंसर राइटिंग से हो जाएगा। जो ये आंसर राइटिंग लिखा है ना सेकंड पार्ट, ये स्टैटिक के लिए लिखा है। स्टैटिक का काम जो है वो आंसर राइटिंग से हो जाएगा। ज्योग्राफी के कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, मॉनसून हो गया, ठीक है, आपका अर्बन फ्लडिंग्स हो गया, ऐसे कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं वो आपको करने हैं। और आंसर मिलेट्स हो गया, पूछेंगे भी हम टेस्ट सीरीज के अंदर, या कोई भी कहीं भी आप ज्वाइन करते हो तो वो आपका टेस्ट सीरीज हो जाएगा स्टैटिक पार्ट। मेन पार्ट आता है कंटेंट बिल्डिंग फॉर द डायनामिक टॉपिक्स। तो ये जो डायनामिक टॉपिक्स है, इनमें मैं मानता हूं इंटरनेशनल रिलेशन आपका हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
ठीक है, इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप देखो 4 क्वेश्चन, अराउंड 5 क्वेश्चन थे पिछली बार आईआर से, 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आते हैं, 2-3 क्वेश्चन साइंस टेक के आते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 4, ठीक है, 6, 8 क्वेश्चन हो गए। और फिर कुछ और करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक मान लो, तो अराउंड 10 क्वेश्चन तो आपका डायनामिक पार्ट डील करता है, और 10 के अराउंड क्वेश्चन करता है आपका स्टैटिक पार्ट डील, जिसमें आपके हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, स्टैट्स हो गया। ठीक है, और एनवायरनमेंट भी करंट से रिलेटेड टॉपिक आएगा, तो वो आएगा एनवायरनमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन जो आता है। तो ये ऐसे ब्रेकअप कर लिया हमने। तो ये वाला पार्ट जितना भी, टाइम कम है ना। अब अगर आप मान लो कोई बच्चा है जिसको स्ट्रेटेजी नहीं पता, वो पॉलिटी लक्ष्मीकांत उठा के बैठ जाएगा, या हिस्ट्री की बुक्स उठा के, 1 हफ्ता तो उसमें चला गया उसको। और मैं आपको बताऊंगा भी 1 हफ्ते में आपको क्या करना है। अगर आप उतना काम नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, आपकी चीजें कवर ही नहीं होगी। अगर हमने पहले प्री प्लान नहीं किया ना किसी चीज को, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे आगे क्या होएगा। होता क्या, हम प्लानिंग करते नहीं है, बस पढ़ते रहते नॉर्मल अपनी धुन में। फिर वो टाइम कम बचता है और बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। मेंस के अंदर एक कीवर्ड है, वो है बैलेंस। बैलेंस बहुत जरूरी है हर चीज में, और वो बैलेंस आएगा प्लानिंग से। बैलेंस किसमें, बैलेंस ऐसे मतलब बेस्ट बैलेंस हिंदी, इंग्लिश, ऑप्शनल, जीएस, इन सब में बैलेंस। बैलेंस किसमें, करंट और स्टैटिक में। बैलेंस किसमें, आंसर राइटिंग और कंटेंट बिल्डिंग में। सब चीज में बैलेंस चाहिए आपको। और ये सब चीजें जब आपके सामने प्लानिंग होगी तभी आप उसको बैलेंस कर पाओगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आप एक पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा फोकस कर लोगे और दूसरी चीज सफर करेगी। और यहाँ पे तो ऐसा है कि चारों पेपर में समीकरण बनना चाहिए, एक में भी ऊपर नीचे 1-2 मार्क्स कम हो गया, काम खत्म, इतना स्कोप ही नहीं है ना। ठीक है, तो ये 2 चीजें करेंगे हम। कंटेंट बिल्डिंग करेंगे डायनेमिक टॉपिक्स के लिए, और स्टैटिक का जो कुछ किसी को कुछ टॉपिक अगर रिवाइज करना है, फटाफट रिवाइज करके आंसर राइटिंग में फोकस करेंगे और वहीं से बिल्डअप करेंगे। ठीक है, दूसरा इसका ऑप्शन है, एक रट्टा मार सीरीज है मेरी, रट्टा मार, वो मैंने मेंस के लिए भी निकाली हुई है। तो मान लो अर्बन फ्लडिंग है, इंडो यूएस रिलेशन है, ये ऐसे टॉपिक हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मिलेट्स है, लाइफ स्टॉक है, फिशरी है, ये ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं। अर्बन फ्लडिंग है, क्लाइमेट चेंज के पॉइंट्स हो गए, एग्रीकल्चर के कुछ पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक है जो बेसिक थीम है, जो रिपीट होती है, इनके हर एक के मैंने 1-1, 2-2 मिनट के अंदर छोटे छोटे 7-8 पॉइंट दे रखे हैं हर वीडियो में। तो वो काम खत्म आपका, वहीं से देखो, नोट करो, एग्जाम में लिख के आ जाओ बस। या आपके खुद के नोट्स है तो उनको खत्म करो इस तरीके से। ठीक है, अब बात आ गई व्हाट टू डू। ये मैंने आपको बता दिया क्या करना है। अब हम करेंगे हाउ टू डू, कि अब ये जो आने वाला टाइम है इसमें काम कैसे करें अब हम। तो अगेन पहले मैं बताऊंगा सेल्फ, 2 तरीके हैं, या तो आप अपने तरीके से कर लो, सेल्फ स्टडी करो, मैं तो उसको बिल्कुल मना नहीं करता, कोई इशू नहीं है, सेल्फ करो। सेल्फ करने का एक नुकसान ही हो जाता है कई बार, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते चीजें, बैलेंस नहीं कर पाते चीजें, है ना। और दूसरा, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। आज की जो सेंचुरी है, नॉर्मली देख लो आप, बिजनेस हो चाहे कुछ ही हो, आज के टाइम में मेरे ख्याल से टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हर एक की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी ऐसी मान लो मेंटोर है या गाइड है जो भी, या फिर कोई भी ऐसी क्लास है जो आपका टाइम बचा रही है ना, तो वो आपको कर लेना चाहिए उसको, ताकि आप अपना ध्यान किस में लगाओ, जो फाइनल आपका आउटपुट है आंसर राइटिंग, उसमें ध्यान लगाओ। नोट्स बनाने में, सर्च करने में कंटेंट, ये सब नहीं करना चाहिए। बाकी फिर भी जिसको करना है उसके लिए मैं स्टडी जाता हूँ सेल्फ का कैसे कर सकते हैं। बाकी हम तो कराएंगे यूपीएससी खड़ा पे जो है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कैसे हम करवाएंगे कवर आपका। लेकिन जो बच्चा खुद पढ़ना चाहता है उसको आने वाले 1 वीक में क्या करना चाहिए, अब रिजल्ट का वेट ना करके अपना काम स्टार्ट करो। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारा नहीं हो रहा होता है, पर उस साल हो जाता है, मेरे साथ काफी बार हुआ है ये। अगर रिजल्ट का वेट करते यार नहीं होगा, नहीं होगा, पर हो जाता था प्री। फिर प्री के रिजल्ट के बाद मेंस में टाइम बहुत कम बचता है। ठीक है, इस बार तो वैसे ही कम है हमारे पास टाइम। तो फर्स्ट वीक में जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे डायनामिक वाले, आप उनको खत्म कर लो, ताकि आपको एक सेल्फ ऑफ कंप्लीशन आएगा, यार मेरा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पूरा है और मैंने डायनामिक के एक टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब मैं कम से कम कोई भी आंसर राइटिंग करूंगा, टेस्ट सीरीज करूंगा, मेरे पास कुछ कंटेंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में 2 दिन में जहां से भी आपने आईआर का कंटेंट पढ़ा है या जहां से भी ढूंढना है, उनको इकट्ठा करके अपनी एक रीडिंग उसकी लगा लो आईआर के मेन टॉपिक्स की। ठीक है, 2 दिन दे दो इकोनॉमिक्स को, 2 दिन दो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, एक दिन दो एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट के रिलेटेड जो भी न्यूज में टॉपिक है, जो करंट में 2-3 साल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। गवर्नमेंट स्कीम्स भी आप इसमें इंक्लूड कर लो, है ना, कोई इंपॉर्टेंट स्कीम्स लग रही है जिनका एनालिसिस हो गया, बजट में कोई बात हुई है, इस तरीके से। तो ये जो करंट वाला जो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स वाला टॉपिक है, फर्स्ट वीक में इसको खत्म कर लो। अगर इन केस किसी का नहीं भी होता है प्री, तो अगर मान लो यूपीएससी का या बाकी किसी एग्जाम में तैयारी कर रहा है, तो उसको वहां पे हेल्प कर जाएगा। इसीलिए मैंने फर्स्ट वीक में, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, 1 वीक में आ ही जाएगा, तब तक मैंने आपका वो पार्ट नहीं रखा ऑप्शनल का और हिंदी इंग्लिश का, वो हम रिजल्ट के बाद ही डिसाइड करेंगे कि कब कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में आपको ये कर लेना चाहिए अपना डायनेमिक वाला पार्ट।
देखो आपके सामने प्लानिंग होगी ना, कोई शेड्यूल होगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, पर्पस यही है हमारा। तो आप उसको फॉलो करके अपना काम आगे बढ़ा सकते हो। सेकंड है आपका, जब अगला वीक स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट आ चुका होगा उस टाइम तक, तब आपको क्या करना है, अपना दिन को कैसे डिवाइड करना है। अगेन ये मैं एक जनरल बता रहा हूँ, हर एक का स्पेसिफिक हो सकता है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। वो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप या फोन करके बात करके, है ना, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। नंबर ये है, इस पे आप व्हाट्सएप या फिर फोन कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा मैं बताता हूँ जनरल सेकंड वीक से आपका शेड्यूल क्या हो जाना चाहिए। तो सेकंड वीक से आपको 3 घंटे देने चाहिए आपके जनरल स्टडीज की पढ़ाई पे, और साथ साथ करंट अफेयर। क्योंकि मैंने आपको ऊपर दिखाया है, स्टैटिक प्लस करंट दोनों का मिक्स आता है मेंस के अंदर पेपर। तो करंट को भी निगलेक्ट नहीं करना और स्टैटिक को भी। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे, मान लो ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी का जीएस खत्म कर दिया, और करंट अफेयर अपना साथ साथ चलता रहेगा। तो डेली 3 घंटे आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। 4 घंटे आपको ऑप्शनल को टाइम देना चाहिए। 2 घंटे हिंदी इंग्लिश को, मान लो किसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो वो 2 घंटे पहले हिंदी को दे दे, लास्ट में जाके इंग्लिश को कर ले। लेकिन बैलेंस जरूर करना है, इंग्लिश को टाइम जरूर देना है। देखो लास्ट में वर्ड लिखा है बैलेंस, यहाँ पे इसीलिए लिखा है बैलेंस। किसी भी पार्ट को निग्लेक्ट नहीं करना है आपको। फिर 1 घंटा आपको करनी है आंसर राइटिंग जीएस की। 1 घंटा आंसर राइटिंग करनी है आपको ऑप्शनल की, क्योंकि ये तो नॉन निगोशिएबल है, बिना आंसर राइटिंग के बात बनेगी ही नहीं। क्योंकि फाइनली क्या करके आना है, आंसर लिख के आना है आपको। ठीक है। तो ये शेड्यूल होना चाहिए आपका डेली का। इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो पर्सनली डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ प्रिपरेशन। तो सेकंड वीक में ये हो जाएगा। ठीक है। फिर थर्ड वीक ऑनवर्ड्स क्या होना चाहिए आपका, जो लोग फर्स्ट टाइमर है, अभी तक फर्स्ट टाइम जो लोग मेंस लिखेंगे, है ना, जिन्होंने अभी तक ढंग से कंटेंट देखा नहीं, तो वो अपना इसी को फॉलो करके 1-1 घंटा आंसर राइटिंग करेंगे, और बाकी टाइम पे अपना कंटेंट बिल्ड करेंगे। ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी मेंस लिख चुके हैं उनको अपना और टाइम देना है आंसर राइटिंग में, उनको कंटेंट के पीछे नहीं भागना है। कंटेंट देखो, आंसर राइटिंग भी आपकी कंटेंट बिल्ड कर देती है। पहले क्या होता है, सबसे पहले होती है बुक्स। ठीक है। बुक्स में से किसी को कुछ इंपॉर्टेंट चीज लगती है, उसके बनते हैं नोट्स। नोट्स से भी जो इंपॉर्टेंट चीज लगती है ना, उसके बनते हैं क्वेश्चंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप बुक्स पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे, इससे अच्छा कोई आंसर पढ़ लोगे ना, वो मेंस में ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। कि आपको 3-4 पॉइंट मिल गए, उसके पॉजिटिव के, 3-4 नेगेटिव के, 3-4 न्यू एप्लीकेशन के, 3-4 क्या चैलेंजेस है, 3-4 क्या वे फॉरवर्ड है। तो आंसर लिखो, अपना दिमाग चलाओ कि मेरे को क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो मैं इसको क्या लिख के आऊंगा। और दूसरा, अब मॉडल आंसर देख लो कंटेंट बिल्डिंग के लिए। तो आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस करो इस बार। ठीक है। जो ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं उनका एक लेवल ऑफ कंटेंट हो जाता है बिल्ड। फर्स्ट टाइमर को इसलिए नहीं कहता, बहुत ज्यादा करनी तो उनको भी है, छोड़ना नहीं है, बिना करे तो बात बनेगी नहीं, लेकिन थोड़ा वो कंटेंट पे टाइम दे सकते हैं। नहीं तो कुछ क्या होता है, कई बार थॉट प्रोसेस इनिशिएट नहीं होता। लेकिन जिसने इसको भी कॉन्कर कर लिया कि यार कुछ भी क्वेश्चन आए, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, मेरे को अवेयर नहीं होगा, मैं कहीं ना कहीं अवेयर हूँ, आप अपने माइंड को जैसे ट्रेन करोगे वैसे काम करने लग जाएगा वो। आप उसको ये सिग्नल दो कि भाई मेरे को तो अटेम्प्ट करना है, मेरे पास तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेरे पास 7 मिनट है या 8 मिनट है, इसमें मेरे को जो आएगा मैं इसको दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, डोंट डिस्क्रिमिनेट। हर क्वेश्चन को लगभग इक्वल टाइम देना चाहिए। मैं चाहे आए ना आए, कुछ ना कुछ में लिख के आओ, दिमाग चलाओगे, ये प्रैक्टिस कर लोगे टेस्ट सीरीज के अंदर, तो आप उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। चलो, इसके बाद देखो, जो बच्चे यूपीएससी भी देंगे साथ में, इस बार प्रीलिम्स देंगे, है ना, तो उनके लिए ये 1 मंथ काफी क्रिटिकल होगा। नहीं तो अगर सारा एचएसएस पे ध्यान दे दिया उन्होंने, तो यूपीएससी का प्रीलिम्स में गेट सफर। तो वो अपना इसमें से थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा माइनस करके, जैसे ना 1 घंटा, देखो ये जीएस और करंट अफेयर तो हेल्प करेगा उनको प्रीलिम्स के अंदर भी। यहाँ पे अच्छी बात ये एचएसएस के अंदर एक ही जीएस का पेपर है। बाकी वो अपना 1-1 2-2 घंटा यहाँ से माइनस करके ऑप्शनल से, है ना, हिंदी इंग्लिश मान लो अल्टरनेट डे पढ़ लिया उन्होंने, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना 3 से 4 घंटा प्रीलिम्स को भी दे अपना, यूपीएससी के, जो यू, ताकि वो सफर ना करे, है ना, और आपका टच ना छूटे। बाकी आंसर राइटिंग उनको करनी करनी है, और ऑप्शनल कवर करना है। ठीक है। अब जो लोग प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए, तो अगेन देखो, दो चीजें होती हैं। यही मौका होता है कि अगले साल के लिए आप रेडी हो जाओ अभी से ही। तो उन लोगों को क्या करना है, मैं मानूंगा जिनके थोड़ा बेसिक रीडिंग हो रखी है चीजों की, वो अपनी इन्हीं बच्चों के साथ मेंस की आंसर राइटिंग करें। इशिता किशोर जो रैंक 1 आई है यूपीएससी में, उनका 2 बार लगातार प्रीलिम्स नहीं हुआ था, लेकिन दोनों बार उन्होंने आंसर राइटिंग की थी मेंस वाले बच्चों के साथ। तो जब प्री क्लियर हुआ तो रैंक 1 आई सीधी, तो उनको तो करनी चाहिए मेंस की आंसर राइटिंग। और जिनका भी कंटेंट ही बिल्ड नहीं है, उनको एक एक सब्जेक्ट उठाओ अपना, जैसे मान लो हिस्ट्री पढ़ ला, उस फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस, जो भी लिया, उस सब्जेक्ट को होलिस्टिकली कवर करो कंप्लीटली। उसकी प्रीलिम्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, और फिर मेंस की आंसर राइटिंग करो। तो वो अपनी होलिस्टिकली तैयारी करेंगे, या मुझसे बात कर लो कैसे जो पर्सनल शेड्यूल बनेगा, वो मैं उनको बता दूंगा। अब ये तो बात होगी थी कि आप कैसे, क्या करना है आपको, कैसे पढ़ाई करनी है, आप सेल्फ कैसे कर सकते हो। दूसरा, हम लोग कैसे करवाएंगे आपको यूपीएससी खाड़ा पे,
अगेन मैं भी वही स्टेप्स फॉलो करूंगा जो मैंने आपको बताया, बस इसमें आपको फैकल्टीज का सपोर्ट मिल जाएगा, इससे आपका टाइम बच जाएगा। तो जो पहला है वो हमारा कोर्स है एडवांस लेवल का कोर्स। इसमें मैंने आपको बताया था कंटेंट बिल्डिंग पे काम करेंगे, कंटेंट बिल्डिंग पे। तो देखो अगेन हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वो आप कर चुके हो, वो आंसर राइटिंग से कवर हो जाएगा। हमने कौन से टॉपिक उठाए हैं? करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक ऑफ सोशल रेलिवेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। इनका कंटेंट आपके पास होता नहीं है और इसको समराइज करने में बहुत टाइम लगता है, तो इनकी हम क्या करेंगे, क्लासेस करवाएंगे आपकी। ठीक है, तो इससे आपका टाइम बच जाएगा, कंटेंट आपको एक लिमिटेड जगह पे मिल जाएगा। सेकंड, कोई बच्चे जो होते हैं जिनको एकदम से आंसर राइटिंग नहीं करनी टेस्ट सीरीज, वो लोग क्या कर सकते हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये 30 डेज का डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। इसमें जनरल स्टडीज के टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके, हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, जैसे फिर जीएस, फिर हिंदी, इंग्लिश, तो सारा आपका जीएस, हिंदी और इंग्लिश तीनों कवर हो जाएंगे 30 डेज की आंसर राइटिंग में। इसमें सब में मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, बच्चे की कॉपी बताऊंगा क्या इंप्रूवमेंट करनी है, मॉडल आंसर मिलेंगे आपको, प्रॉपर कॉपी वैलिड होगी, डेली फीडबैक मतलब कि जो भी कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक होता है वो मिलेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट है ना, वो है आपकी टेस्ट सीरीज। तो ये सबसे मेन है, इसमें आपको पहले स्टार्टिंग सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट भी है, हिंदी इंग्लिश के भी हैं और फुल सिलेबस के जीएस के टेस्ट भी है। तो थर्ड जो है आपका मेन जो है आपका, वो है टेस्ट सीरीज। उसके बाद क्योंकि ऑप्शनल भी इंपॉर्टेंट है, तो हम ये आपके लिए ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी लेके आए, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी, ये सारे ऑप्शनल हमारे पास अवेलेबल है टेस्ट सीरीज के। और जो लास्ट चीज है वो ये है रट्टा मार फॉर मेंस। तो मैं आपको बता रहा था कुछ टॉपिक्स, अराउंड 100 टॉपिक्स है, जिनको मैंने मेन मेन चीजें उनकी हर टॉप 1 मिनट में 2 मिनट में समराइज कर रखा है, डेटा हो गया, कुछ उनके पॉइंट्स हो गए, वो सीधे आपको एग्जाम में लिखने की, पिछली बार भी 3-4 क्वेश्चन आ गए थे केवल इस सीरीज से ही। तो ये आप यूपीएससी अखाड़ा ऐप के ऊपर देख सकते हो, जितने भी है ना, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आईओएस पे माई माई इंस्टीट्यूट ऐप के नाम से है। बाकी ये सारी चीजें, कुछ फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपका ये प्लान होना चाहिए आने वाले टाइम में मेंस को लेके। बाकी धीरज सर और आप में से वैल्यू ऐड कर देंगे कैसे आपको और अप्रोच करना चाहिए। विनय, आई एम ऑडिबल? यस सर। पहले यार, जो ये लोग बैठे हैं जितने भी हैं 10-12, एक बार इनसे पूछ लेते हैं कि इनका क्या स्टेटस है, हाउ मच मार्क्स दे आर गेटिंग, अराउंड 50-60, कितना क्या लग रहा है उन्हें? कोई भी एक, मतलब रैंडम अपना, बस अगर मार्क्स आपने काउंट किए हो तो लेट अस नो कि हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग। रेंज, आई एम नॉट आस्किंग द फिक्स, बट कुछ तो रेंज होगा ना, अराउंड 50-55 कुछ भी। 50 +- 2 सर। ठीक है गौरव। अरे मार्क्स तो आज नहीं तो कल सबको पता चलेंगे ही ना। ओके, ठीक है स्वाति। व्हाट नेक्स्ट? समी, मधु, सिमरनजीत, प्रवीण। देखो, हर चीज का ना एक मोटो होता है, मार्क्स पूछने का भी एक मोटो है कि हाउ मच सीरियस यू आर राइट नाउ। ठीक है, एक चीज होती है कि चलो यार टाइम पास नहीं हो रहा तो लेट्स बी इन द सेशन और टाइम पास करें। लेकिन अभी टाइम पास का टाइम नहीं है, एज विनय हैज सेड कि 40 दिन में अगर कोई मेंस को निकालना है तो वो केक वॉक नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है। फिर दूसरी बात, जैसे उन्होंने बताया कि एटलीस्ट मान लो अगर 100 पोस्ट हैं तो 40 लोग तो वो होंगे एटलीस्ट, जो इसमें से भी 40 या मतलब एटलीस्ट 50 लोग वो होंगे जो ऑलरेडी सर्विस में सिलेक्टेड हैं। ये हमेशा यूपीएससी में भी होता आया है। 700 में से 200-250 लोग तो वो होते हैं जो ऑलरेडी सर्विस में सिलेक्ट होते हैं, वो बार बार बस रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा, देयर विल बी पीपल जो अपनी सर्विस को अपग्रेड कर रहे होंगे, या कुछ मान लो 2-4 नंबर से इधर उधर कुछ रह गया होगा लास्ट टाइम पे, मतलब लास्ट टाइम पे तो नहीं रह सकता है, उससे लास्ट टाइम पे वो वापिस से सर्विस में आ गए, सर्विस के चक्कर में होंगे। तो एक होता है अर्ली बर्ड एडवांटेज, ये सबको पता होगा। ठीक है, तो इस केस में सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मान लो अभी आपने 10 दिन खराब किए तो वो 10 दिन इतने दुखेंगे ना, जब आपका मान लो 1 नंबर से 2 नंबर से 5 नंबर से मेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, मुझे याद है कि एचसीएस में हिंदी में 33 मार्क्स दिए, हिंदी में कितने लोगों को फेल किया है। अगर समहाउ आपको लग रहा हो कि अगर मेरे हिंदी में पास भी हो जाते तो यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट वन जॉब, क्योंकि लास्ट टाइम की भी जॉब्स बची हैं। ठीक है, तो अर्ली बर्ड एडवांटेज ये कहता है कि जितनी जल्दी मेंस के राइटिंग मोड में आ जाओ, दैट विल बी बेटर। ठीक है, अभी क्या होता है कि दो तरीके के लोग मिलेंगे यार।
एक तो इसको बहुत लाइटली लेंगे, जो मुझे आज सेशन में लग भी रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो इतने कम लोग ही ऐसे होंगे जो हरियाणा की नौकरी के लिए इच्छुक होंगे। लेकिन उन्होंने क्या सोचा है, वो उन्होंने इतना लाइटली लिया, अरे अभी तो रिजल्ट आएगा, अभी तो प्री के मोड में है, अभी से इतना क्या सोचना है, क्या लिखना है। और हमने कुछ ऐसे भी होंगे कि हमने तो सिविल लिखा था, अभी तो क्या हरियाणा के लिए क्या ही लिखना है। ठीक है। अब अगर किसी ने 21-22 के मेंस लिखे होंगे तो उन्हें पता होगा कि हरियाणा का पेपर भरना ही एक खुद में एक चैलेंज है, वो यूपीएससी नहीं है। ठीक है, उसमें 4 पेज दे देते हैं, कहीं 3 पेज दे देते हैं, जो बेसिर पैर की चीजें। उस पे अगर आपको 3 पेज लिखने हैं तो यू नीड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके लिए कोई अदर वे अराउंड है ही नहीं। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी इस एंजाइटी में बैठे होंगे, अरे यार मेरा तो सिविल भी है और ये गलती से प्री भी हो गया, यहाँ का अब क्या करूं। वो लोग ऐसे होंगे जो विदाउट गाइडेंस या विदाउट डायरेक्शन, विदाउट प्लानिंग दोनों को स्पॉइल करेंगे। बहुत चांसेस हैं उनके दोनों के पेपर, दोनों के जो आउटकम है उसको स्पॉइल करने के। अभी अपना माइंडसेट चेंज करके दोनों चीज आपको करनी पड़ेंगी। ऑल इन वाली जो अप्रोच होती है कि 31 मार्च तक ऑल इन। ठीक है। उसमें आपको ये थोड़ा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको आई विल यूटिलाइज इन प्रीलिम्स फॉर यूपीएससी। वो 45 डेज या 40-50 डेज जो सिविल के बचेंगे, उसमें मैं, जो वो बोलते हैं ना कि बर्निंग कैंडल फ्रॉम बोथ एंड्स, वो करने वाला हूँ, ये वाली हूँ। अभी टाइम ये है कि एक कॉन्फिडेंस आ जाए। मान लो कि उस टाइम पे मई तक तो इसका रिजल्ट, इंटरव्यू आई, तो आई होप सब कुछ आ जाएगा। और अगर आपका इंटरव्यू आता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ आप यूपीएससी के प्री में जाओगे। या मान लो कि प्री के जस्ट बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है हरियाणा में, तो आप एक अलग माइंडसेट के साथ यूपीएससी का मेंस लिखने जाओगे। अगर जो लोग नहीं भी लिख रहे हैं यूपीएससी का मेंस मान लो, तो उनके लिए भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट ये रहेगा। सचिन, ये कुछ 50 के आसपास रहेगी यार। अ, हाँ, मैं कह रहा था कि एक जो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एडवांटेज ये रहेगा उन लोगों के लिए भी, कि अगर उनको फ्यूचर में भी कोई यूपीएससी के लिए कुछ ट्राई करना है, या मान लो कोई अदर स्टेट से है उसके लिए ट्राई करना है, तो दे विल बी हैविंग ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन हरियाणा। ठीक है। उनके पास एक बहुत अच्छी सर्विस होगी, अच्छी सर्विस कंडीशंस होंगी विजावी अदर स्टेट्स। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो लोग यहाँ पे जाएंगे, जब जब नेक्स्ट अप्रोच वो करेंगे। ठीक है। दूसरा, उन्हें क्या नहीं करना है, क्या बेनिफिट रहेगा उनके लिए, मैं बता देता हूँ। ठीक है। अगर कोई सिविल लिख रहा है, मान लो इस बार किसी का प्री होता है, तो उनके पास एक श्योर शॉट चांस होगा मेंस को पास करने का। क्योंकि केवल और केवल इवन सिविल में भी ऐसे 30-40% लोग ही ऐसे होते हैं जो प्री से पहले मेंस का सब कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं। एंड दोज हु आर राइटिंग ये हरियाणा का इस बार, उनके पास ऑप्शनल तो उन्होंने ऑलरेडी कर, क्योंकि मेंस लिखेंगे तो ऑप्शनल ढंग से रिवाइज करेंगे, और स्टैटिक और आईआर वगैरह की चीजें भी वो रिवाइज कर लेंगे। तो उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा विजा भी अदर इंडिविजुअल्स, प्रोवाइडेड वो बस प्री पे इन टाइम में भी ऐसे डेडिकेटेडली अपना आइडेंटिफाई करें कि दीज 3 आवर्स फॉर प्रीलिम्स, दीज 7 आवर्स फॉर मेंस, अभी से। अगर वो नहीं किया तो सब कुछ होच पोच होगा और फिर आउटकम विल बी वेरी डिफरेंट। अब एक जो एक जो बात मुझे लगती है कि हमें हमेशा जो अपना पछतावा है या रिपेंटेंस है उसको अवॉइड करने की स्ट्रेटेजी सोचनी चाहिए। अगर अभी से टाइम बाउंड एफर्ट लगा के आपने ये चीज किया, तो यू विल बी गेटिंग ए जॉब, और उसमें कोई रिपेंडेंस नहीं रहेगा अगर आपने एफर्ट लगाया तो। और सेकेंडली, अगर आपने आज राइटिंग नहीं किया, तो मैं लिख के देता हूं कि हरियाणा तो आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा, लेकिन सिविल नहीं होगा यार। ठीक है। विदाउट राइटिंग अगर कोई सिविल सर्विस कर सकता है, तो वो है 5-5.5 लाख में से एक इंसान। ठीक है, जो भी, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है, बस। तो अभी इतना सोचने का टाइम ही नहीं है हमारे पास कि हम क्या करें, कितना करें, राइटिंग करेंगे, नहीं करेंगे, कब से करेंगे, खुद से करूं या कोई मान लो कि कोई और मुझे गाइड करेगा। अभी यूपीएससी के लेवल का पेपर, मान लो इस पेपर को मैं एज सच यूपीएससी लेवल का नहीं बोलूंगा, लेकिन ऑप्शनल ऑप्शन जो उन्होंने क्रिएट किए थे वो यूपीएससी लेवल के थे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो हिस्ट्री के या मेडिवल के वो यूपीएससी लेवल के थे। ज्योग्राफी का 1-2 क्वेश्चन मान लो 30% पेपर यूपीएससी लेवल का होगा, तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 30-50% जो मेंस होगा वो भी यूपीएससी लेवल का होगा।
तो उस पेपर के लिए अगर आपको ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस नहीं है, हाउ टू राइट, हाउ टू जस्टिस टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यार। और ये दो ट्रिकी चीजें हैं, हिंदी और इंग्लिश। उसका तो मुझे नहीं पता कि वो लोग कैसे उसका मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो वो भी बड़ा डिफिकल्ट है। मुझे याद है कि जब मैंने भी लिखा था एक बार हरियाणा, तो मुझे कुछ 58 या 60 मार्क्स कितने मिले थे हिंदी में। लेकिन लास्ट टाइम पे मैंने देखा लोगों को वो 33-34 मार्क्स दिए उन्होंने। तो ये वो तब दिए हैं जब उन्होंने पूरा एफर्ट लगाया है। जब वो किसी को 33-35 दे रहे हैं, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि अगर आपने एफर्ट नहीं लगाया तो आपको क्या मिलेगा। और हो सकता है इस बार भी वो इसी मूड में हो कि सारे जो ये कोर्ट केसेस वगैरह हैं, वो एक साइड में कर दिए जाएं, इतने ही लोग पास करो कि बस उनको डायरेक्ट जॉब मिल जाए, खत्म बात। तो इस स्ट्रेटजी को मुझे तो नहीं लग रहा कि ये लो हैंगिंग फ्रूट को आपको छोड़ना चाहिए। जस्ट आपको पेपर लिखने हैं, अगले 40 दिन आंख बंद करके सोचना है कि किस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है, और एंड आई थिंक यू विल बी थ्रू। तो आई थिंक मेरा केवल 3 बातों पे फोकस है। फर्स्ट थिंग, अर्ली बर्ड अर्ली मूवर एडवांटेज आपको लेना है। सेकंड, ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आना है या बिल्कुल चिल माइंड के साथ पेपर देना है। और थर्ड, ऑल इन एडवांटेज, जो ऑल इन बोलते हैं, ऑल स्टेक्स इसमें आप इन्वॉल्व करो, ऑल स्टेक्स जैसा ही आउटकम मिलेगा। नहीं तो जो रिपेंटेंस है उसका लेवल हमेशा बढ़ेगा। तो मेरी तरफ से इतना ही, विनय। ठीक है सर। किसी को आप कुछ क्वेश्चन पूछना है या कोई डाउट है तो वी कैन आंसर। सर वो इवेलुएशन जो होगी आंसर्स की, वो बड़ी पर्सनलाइज्ड होगी, या क्या? फिर जो आंसर टेस्ट सीरीज के जो आंसर्स की इवेलुएशन होगी हाँ हाँ, वो बड़ी पर्सनलाइज होगी, क्योंकि वो भी एक बड़ा रिगरस प्रोसेस होता है हर बिल्कुल किसी। बिल्कुल। हाँ, वो पर्सनलाइज ही करेंगे। मैंने वही है ना, देखो मैं हमेशा, मेरा ये फोकस रहता है, हर एक को हम एक तरह के, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, हर एक बंदे की लेवल ऑफ प्रिपरेशन, उसकी गलतियां, उसका लिखने का तरीका, दैट इज डिफरेंट। तो पर्सनलाइज वाला कंटेंट हमेशा मैं रखता ही रखता हूँ उस चीज को, चाहे मेंटरशिप हो, चाहे क्लास हो, चाहे आपका प्री हो, चाहे मेंस हो, दैट विल बी पर्सनलाइज्ड हर एक का। हो, आंसर हो गया ना गौरव? जी सर। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर एंड करते हैं सेशन को, है ना। और जैसे सर ने कहा टाइम कम है, मैंने भी, हमारी वही बात है। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, एक एग्जैक्ट सर ने लगभग बता दिया कि 5-5.5 लाख में से मतलब एक ही होता है बंदा, मतलब बहुत ही, हम तो देखते आ रहे हैं लगातार, हमने अपने टाइम पे भी और अब भी। नहीं बनती बात यार, वहां पे बिना लिखे नहीं बनती। ये एग्जाम लोगों को लगता है एनालिटिकल है, मेरे को लगता है एग्जाम मैकेनिकल है। आपको मैकेनिकल होना पड़ेगा उस चीज को लेके कि भाई आया, दिमाग चला, खटाखट लिख दिया, आंसर करा। उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, तो हैव टू डू द प्रैक्टिस। मैं तो यही कहूंगा लास्ट में। ठीक है। ओ क्वेश्चन, अगर सर मैं दिन में, हाँ ऐसा कुछ कोई नहीं है कि दिन में पढ़ना है रात में, कई लोग रात को पढ़ पाते हैं तो दे कैन स्टडी, बस एग्जाम से कुछ दिन पहले अपना शेड्यूल अगर चेंज हो जाए तो ठीक है ना। बाकी जहाँ जब जब एफिशिएंसी आती है दिन और रात में से कोई फर्क नहीं है। सो डू यू रिवीजन क्लासेस बिफोर मींस टेस्ट सीरीज और डायरेक्टली टेस्ट सीरीज? देखो दो प्रोग्राम है टेस्ट सीरीज और उसके, एक तो है क्लासेस वाला, दैट इज योर एडवांस लेवल क्लासेस, उसमें क्लासेस होंगी, रिवीजन होगा, है ना। और सेकंड इज योर टेस्ट सीरीज, तो दोनों अलग अलग प्रोग्राम है तुलिका। ठीक है, ऑल द बेस्ट, करो अपनी तैयारी अच्छे से, कोई दिक्कत हो वैसे बात कर लेना, है ना, या मैसेज कर लेना। थैंक यू धीरज सर, थैंक यू एवरीवन। ओके।